नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube और Facebook के लाइव सेशन में। आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन का 9वां दिन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 9वां दिन में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। किसको? फिजिक्स को। फिजिक्स में आज हम लोग सरल आवर्त गति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सरल आवर्त गति। क्या पढ़ने वाले हैं? सरल आवर्त गति। क्या पढ़ रहे हैं? सरल आवर्त गति पढ़ना है फिजिक्स में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मनीष तुम यहाँ आ जाओ, पीछे फोटो आ जाएगा, इधर इधर आ जाओ। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए इसको पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या? देखिए, वैसी गति जहाँ त्वरण क्या हो? विस्थापन के समानुपाती हो। पूछा जाएगा कि बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? त्वरण क्या होता है? विस्थापन के समानुपाती। पूछा जाएगा बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। त्वरण क्या होता है? विस्थापन के समानुपाती होता है। चलिए नहीं की करना नहीं नहीं हाँ मोबाइल में नहीं एसपीडी एप्लीकेशन है मोबाइल में, इसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ध्यान लाओ, हम डाउनलोड करते हैं। किसी को देना खाली लिंक शेयर कर दो ना, लिंक करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं फिर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनखुदिया क्लासेस में। आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन का 9वां दिन स्टार्ट करते हैं। 9वां दिन में हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का जो टॉपिक है सरल आवर्त गति, उसको पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ते हैं। क्या होता है आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? तो वैसी गति जहाँ त्वरण क्या हो? विस्थापन के समानुपाती हो। तो पूछा जाएगा बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। त्वरण क्या होता है? विस्थापन के समानुपाती होता है। क्या होता है? त्वरण विस्थापन क्या होता है? समानुपाती। चलिए और ठीक है, लेकिन विस्थापन की दिशा जो होता है वो त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? त्वरण तो विस्थापन का समानुपाती होता है, लेकिन त्वरण का जो दिशा है वो विस्थापन की दिशा क्या होता है? विपरीत होता है। ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। अच्छा, इसलिए त्वरण समानुपाती माइनस विस्थापन होता है। क्या होता है? त्वरण समानुपाती माइनस क्या होता है? विस्थापन। त्वरण किसके समानुपाती? विस्थापन के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए माइनस लगाते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं। अच्छा, निगेटिव साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत है। ये जो निगेटिव साइन है ये क्या बताता है? ये जो त्वरण की जो दिशा है वो किसके विपरीत है? विस्थापन के। त्वरण की दिशा किसके विपरीत है? विस्थापन के। चलिए, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। पूछा जाएगा बताइए क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जो पिंड है क्या वो सरल आवर्त गति में है? तो नहीं है, सरल आवर्त गति में नहीं है। लेकिन सरल लोलक का जो आवर्त गति है, सरल लोलक की जो गति है, कौन सी गति? सरल लोलक की जो गति है वो कैसा गति है? सरल आवर्त गति। कैसा गति है? सरल आवर्त गति। चलिए, एसएचएम करने वाले कण का वेग विस्थापन जो ग्राफ होता है, वेग विस्थापन ग्राफ वो क्या होता है? परवलयाकार। पूछा जाएगा जो एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पिंड गति करता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? परवलयाकार। कैसा ग्राफ होता है? परवलयाकार, यानी परवलय के आकार का। किस आकार का? परवलय, यानी पाराबोलिक से होता है। कैसे होता है? पाराबोलिक। किस शेप का होता है? चलिए, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला जो पिंड होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला जो पिंड होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार। कैसा ग्राफ होता है? परवलयाकार। कैसा ग्राफ होता है? परवलयाकार। और प्रदीप जी थोड़ा सा इधर आइए। चलिए, हाँ चलिए, अब आ गया फोटो सबका आगे, ठीक है। बस कमल जी आपका, ठीक है। पूछा जाएगा बताइए सिंपल हार्मोनिक जो मोशन करने वाला पिंड है उसका ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार। कैसा ग्राफ होता है? परवलयाकार। चलिए, अब हम लोग सरल लोलक के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा बताइए सरल लोलक में मिड पॉइंट क्या था? उनके बारे में जानते हैं ना? मिड पॉइंट जिसको मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल लोलक में जो मध्य बिंदु होता है ना उनका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है। कौन सा बिंदु? वह बिंदु जहां से किसकी गणना करते हैं? विस्थापन। जिस बिंदु से विस्थापन की गणना करेंगे, क्या करेंगे? विस्थापन की गणना करेंगे, और जहां पर विस्थापन का मान क्या होगा? शून्य होगा। जहां पर विस्थापन का मान क्या होगा? शून्य होगा। वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है। दूसरी बात, जहां विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य होता है, उसको कौन बिंदु बोलते हैं? मध्य बिंदु। कौन बिंदु? सरल लोलक का कौन बिंदु बोलते हैं? मध्य बिंदु। दूसरा आता है अंत बिंदु। क्या होता है? अंत बिंदु, या इंग्लिश में बोलते हैं एंड पॉइंट। कौन पॉइंट? एंड पॉइंट।
वह बिंदु जहां पर विस्थापन का मान महत्तम होता है, क्या होता है? महत्तम होता है। अंत बिंदु पर विस्थापन का मान क्या होता है? महत्तम होता है। पूछा जाता है, बताइए किन बिंदु सरल लोलक की गति करने वाले जो पिंड होता है उनका जो वेग होता है किन बिंदु पर महत्तम होता है? तो कौन से पॉइंट पे? एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे जो है, एंड पॉइंट पर वस्तु का जो विस्थापन क्या होता है? महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम। और वेग क्या होता है? शून्य होता है। अंत बिंदु पर विस्थापन महत्तम, वेग क्या होता है? शून्य। ध्यान रखना यही चीज कि सरल लोलक में जो गति करता है जो पिंड, ठीक है, वो उसमें जो है विस्थापन का मान महत्तम कहाँ होता है? एंड पॉइंट पे। और वेग का मान शून्य कहाँ होता है? एंड पॉइंट पे। कोई दिक्कत? चलिए अब आता है दूसरा, प्रभावी लंबाई। क्या आता है? प्रभावी लंबाई। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान और केंद्र की जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी लंबाई। क्या बोलते हैं? प्रभावी लंबाई। और दूसरा आता है आयाम। क्या आता है? आयाम। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। चलिए, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच का जो महत्तम विस्थापन उसको क्या बोलते हैं? आयाम। मध्य बिंदु से लेके, यहाँ देखिए, मध्य बिंदु से लेके और अंत बिंदु तक के बीच का जो महत्तम विस्थापन होता है उसको क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं उसको? आयाम। चलिए अब आता है प्रत्यानयन बल। क्या आता है? प्रत्यानयन बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स। चलिए, वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में लाता है, किस में लाता है? पूर्वावस्था में। वैसा बल जो वस्तु किस में लाता है? पूर्वावस्था में। किस में लाता है? पूर्वावस्था में। उसको कौन सा बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। कौन बोल? रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। हाँ, मतलब वैसा बल, प्रत्यानयन बल, वैसा बल जो वस्तु के अपना पूर्व स्थिति में लाता है। किस में लाता है? पूर्व स्थिति में लाता है। जैसे मान ले कोई वस्तु गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अगर वो रेस्ट में आ गया, उसको जो जिस बल के द्वारा उसको रेस्ट में लाएगा उसको कौन बल बोलेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। ये दोनों जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों किस में आता है? प्रत्यानयन बल में। किस में आता है? प्रत्यानयन बल में। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि किन किन बिंदु पर जो सरल लोलक, सॉरी, ये जो सरल आवर्त जो गति पिंड करता है, किन बिंदु पर वेग का महत्तम होता है और किन बिंदु पर महत्तम होता है, किन बिंदु पर शून्य होता है। चलिए उनको देखते हैं। देखिए, वेग और जो गति ऊर्जा है ना, वेग और गति ऊर्जा क्या होता है? महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम। मध्य बिंदु पर, कहाँ पे? मध्य बिंदु पर, यानी मिड पॉइंट पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होता है? महत्तम। वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होता है? महत्तम। त्वरण और विस्थापन क्या होता है? जीरो होता है। पूछा जाएगा सरल आवर्त गति करने वाले पिंड का वेग और गति ऊर्जा का मान महत्तम कहाँ होता है? कहाँ होता है? एंड पॉइंट पे होता है। उसके बाद देखिए, वेग क्या होता है? महत्तम होता है। वेग क्या होता है? महत्तम। और गति ऊर्जा शून्य। हाँ, गति ऊर्जा क्या होता है? शून्य। वेग महत्तम। हाँ, वेग और गति ऊर्जा दोनों महत्तम। देखिए, वेग महत्तम होगा तो गति ऊर्जा क्या होगा? महत्तम होगा। जब वेग महत्तम होगा तो गति ऊर्जा महत्तम होगा करेगा। चलिए उसके बाद अंत बिंदु पर जो है ना, अंत बिंदु पर क्या होता है पता? अंत बिंदु पर वेग शून्य होता है। क्या होता है? वेग शून्य होने का जो गति ऊर्जा वो भी शून्य हो जाता है। कहा कि गति ऊर्जा में वेग लगता है ना, हाँ, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर होता है, वेग जब जीरो होगा तो क्या होगा? गति ऊर्जा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। चलिए, और अंत बिंदु पर त्वरण क्या होता है? महत्तम होता है। अंत बिंदु पर त्वरण क्या होता है? महत्तम। और विस्थापन भी महत्तम होता है। क्या होता है? विस्थापन महत्तम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? महत्तम होता है। चलिए, मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान महत्तम होता है। दिया हुआ है कि जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होता है? महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम। बाद बाकी उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, है ना। बाद बाकी क्या होता है? उल्टा। पूछा जाएगा, बताइए जो पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है, तो मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होगा? महत्तम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या क्या होगा? महत्तम होगा। क्या होगा? महत्तम। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि बताइए सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है डॉट डॉट, ठीक है। ऑप्शन ए है वेग त्वरण, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा और वेग, ऑप्शन सी है विस्थापन और वेग, ऑप्शन डी है त्वरण और विस्थापन। क्या होगा आंसर? त्वरण और विस्थापन। त्वरण और विस्थापन। अंत बिंदु पर क्या महत्तम होता है? त्वरण और विस्थापन। त्वरण विस्थापन जब ये महत्तम होगा, वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या होगा? महत्तम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? लेकिन पूछा है गति ऊर्जा महत्तम कब होता है? मध्य बिंदु पर। गति ऊर्जा मध्य बिंदु पर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आवर्ती गति। कौन सा गति? आवर्ती, जिसको बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। कौन मोशन? पेरियोडिक मोशन। वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। मतलब वैसा गति जो एक फिक्स टाइम इंटरवल पर क्या करता है? बार बार दोहराता है। बार बार क्या करता है? दोहराता। उसको कौन सा गति बोलते हैं? आवर्त गति। कौन सा गति? आवर्त गति। कौन सी गति? आवर्त गति। आवर्त गति में क्या होता है? जो पिंड है अपनी गति को बार बार क्या करता है? दोहराता है। बार बार क्या करता है? दोहराता है। चलिए
जैसे झूले की गति हो गया, घड़ी के सुई गति हो गया, पेंडुलम की गति हो गया, ये सब कैसा गति है? आवर्त गति। कौन सा गति? आवर्त गति। चलिए, सभी सरल आवर्त गति आवर्ती गति है। क्या है? जितना भी सरल आवर्त गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं है। ठीक है। और एक बार सुनिए, जितना भी सरल आवर्त गति है वो आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं है। चलिए, अब हम लोग आवर्त काल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? आवर्त काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए तो। टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। आवर्त काल क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इंग्लिश भी ध्यान रखना है, ताकि अगर हिंदी में अगर फंस जाइएगा तो वहाँ इंग्लिश से देखना है ना। चलिए, टाइम पीरियड, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल। मतलब कोई भी पिंड जब गति करता है ना, उसको एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्त काल। क्या बोलेंगे? एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त काल। चलिए, आवर्त काल का सही मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। पूछा जाएगा कि बताइए आवर्त काल का सही मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। अच्छा, तो बीमा क्या होता है? टी। बीमा क्या होता है? टी। आवर्त काल का सही मात्रक क्या होता है? सेकेंड। आवर्त का ऐसा मात्रक सेकेंड। बीमा टी। चलिए, देखिए, अगर आवर्त काल अधिक होगा तो घड़ी क्या होगी? सुस्त होगी। क्या होगी? सुस्त होगी। अगर आवर्त काल कम होगा तो घड़ी क्या होगा? तेज होगा। आवर्त काल मीन्स क्या होगा? एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आवर्त काल ज्यादा होगा मतलब क्या होगा? एक चक्कर पूरा करने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब घड़ी क्या है? सुस्त है, स्लो चल रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है। और एक चक्कर पूरा वो फास्ट कर लेता है, क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। आवर्त काल क्या होगा? कम होगा। इसीलिए पूछा जाएगा, बताइए आवर्त काल अधिक होगा तो घड़ी सुस्त होगा या तेज होगा? क्या होगा? सुस्त होगा। अगर आवर्त काल कम होगा घड़ी क्या होगा? तेज होगा। घड़ी क्या होगा? तेज। आवर्त काल कम होगा घड़ी क्या होगा? तेज। और आवर्त काल अधिक होगा घड़ी क्या होगा? स्लो। चलिए, आवर्त काल के बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसको इंग्लिश में आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्ती। इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, हिंदी में आवर्ती। चलिए, प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। मतलब प्रति एकांक समय में जितना दोलन करता है, जितना कंपन करता है ना, क्या करता है? कंपन करता है। मतलब पर यूनिट टाइम में कोई भी चीज जितना बार कंपन करता है, क्या करता है? जितना बार वाइब्रेट करता है, जितना बार क्या करता है? वाइब्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। अब देखिए, आवृत्ति को या तो एन से या तो एफ से, एन से या तो एफ से पूछा जाएगा। बताइए आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? एन या एफ से। एन या एफ से। चलिए, आवर्ती बराबर होता है 1/, आवर्त काल क्या होता है? 1/, यानी आवर्ती यानी एन बराबर होता है 1/t। एन बराबर क्या होता है? 1/t। अगर आवर्ती बराबर पूछा जाएगा कि आवर्ती बराबर डॉट डॉट होता है, क्या बोलेंगे? आवर्ती बराबर 1/, आवर्त काल या 1/t या एन बराबर 1/t। कोई दिक्कत? अब देखिए, आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रा होता है क्या होता है? पर सेकेंड या हर्ज। पर सेकेंड या हर्ज पूछा जाएगा। बताइए आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? पर सेकेंड। क्या होता है? पर सेकेंड। आवृत्ति का सही मात्रक पर सेकेंड। आवृत्ति का सही मात्रक पर सेकेंड। चलिए, ऐसी को क्या बोलते हैं? हर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ज। पर सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या है? हर्ज है। हर्ज मतलब ये बात सबसे पहले हर्ज नाम वैज्ञानिक ने बताया था ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हर्ज बोलते हैं। चलिए, आवृत्ति का बीमा क्या होते हैं? टी पर पावर -1। टी पर पावर -1। इसको अगर MLT के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? M0 L0 टी पर पावर -1। कोई दिक्कत? सिंपली याद रखना है, आवृत्ति के जो बीमा होते हैं टी पर पावर क्या होती है? -1। टी पर पावर -1। देखिए, M0 होगा, L0 होगा, टी पर -1। चलिए, अब आते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम। किसमें? सिंपल पेंडुलम, जिसको सरल लोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे आवर्त काल क्या होगा? गुरुत्व त्वरण को घटा देंगे क्या होगा? है ना, ये सब। हाँ, T/2π√L/। जी, चलिए आप इसके बारे में पढ़ते हैं। सुनिए, अगर M द्रव्यमान के पिंड को L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है, क्या करता है? लटकाया जाता है, तो दोलन के फलस्वरूप जो आवर्त काल होगा T बराबर 2π√L/g। तो इसका दोलन क्या होगा? T बराबर 2π√L/g। इसका जो आवर्त काल होगा क्या होगा? आवर्त काल तो क्या होगा? T बराबर 2π√L/g। क्या होगा? √L/g। कोई दिक्कत नहीं है। T बराबर 2π√L/g। चलिए, आवर्त काल का जो मान है ना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पूछा जाएगा, बताइए क्या आवर्त काल का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो नहीं करता है। एक इससे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक लड़की झूला झूल रही है, उस पर दूसरी लड़की आके बैठ गई है, क्या झूले के आवर्त काल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुनिए, क्योंकि आवर्त काल पर जो है द्रव्यमान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है? फॉर्मूला देखना। क्या करना है? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? T बराबर 2π√L/g। T बराबर 2π√L/g। ये फॉर्मूला को देख लेना, है ना, उसके बाद सॉल्व करना है सवाल को। चलिए, आवर्त काल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तथा
तथा गोलक की प्रकृति और विस्थापन निर्भर नहीं करता, ना तो गोलक की प्रकृति पर ना तो विस्थापन पर, क्योंकि विस्थापन फॉर्मूला में है नहीं है, सिर्फ लंबाई पर और ग्रेविटी पर। ये जो आवर्तकाल है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एल और जी पर, उसकी लंबाई पर, जो लोलक का लंबाई होता है, और ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, हाँ गुरुत्वाकर्षण होता है उस पर। चलिए अब क्वेश्चन है, अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हो तो आवर्तकाल नहीं बदलता, क्या आवर्तकाल नहीं बदलता। पूछा जाता है ना कि एक लड़की झूला झूल रही है, उस पर दूसरा लड़की भी आकर बैठ जाता है, क्या झूले के आवर्तकाल में कोई प्रभाव पड़ता है? तो नहीं पड़ता। क्या करता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान के परिवर्तन होने से झूले के आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हो तो आवर्तकाल नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा? पता है, प्रभावी लंबाई क्या होता है? घट जाता है। प्रभावी लंबाई क्या होता है? घट जाता है। हाँ, वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ऊपर चले जाता है, तब प्रभावी लंबाई क्या होता है? घट जाता है। क्या होगा? घट जाता है। आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल, हाँ जब आवर्तकाल घट जाएगा झूला क्या होगा? तेज हो जाएगा। आवर्तकाल जब घटेगा झूला क्या होगा? तेज हो जाएगा। आवर्तकाल जब घटेगा झूला क्या होगा? तेज हो जाएगा। चलिए, और उल्टा होने पर क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा होने पर उल्टा होता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी, जो छोटी जी है उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। बताइए जी का मान ऐसे होता कितना है? हाँ 9.8 है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको कहीं 10 भी लिखा जाता है ना, 9.8 को 10 भी मानकर, न्यूमेरिकल में आपको बहुत जगह 10 मानकर भी बनाना पड़ता है ना। चलिए, पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य। चलिए, और देखिए, जब ये गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होगा, जब किसी भी संख्या को 0 से भागते हैं उसको क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। हाँ, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है? अनंत हो जाता है। क्या होता है? अनंत हो जाता है। चलिए, अब देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए आवर्तकाल क्या होता है? अनंत हो जाता है। आवर्तकाल क्या होता है? अनंत हो जाता है। चलिए, गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, पेंडुलम की लंबाई जब बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। वो जो पेंडुलम है वो क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। वो पेंडुलम क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान जब बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़े तो आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। चलिए, किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, माना कि किसी स्प्रिंग का नियतांक K है तो उससे उल्टे हुए पिंड का द्रव्यमान m है, तो ये जो स्प्रिंग पर लगने वाला जो आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाय क्या होता है? K, m बाय K। चलिए, स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सुनिए, ध्यान रखना, एक ही अपवाद है, जो स्प्रिंग लोलक है ना, स्प्रिंग लोलक का जो है आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पूछा जाएगा क्या स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है? हाँ करता है। क्या करता है? करता है। पूछा जाएगा, बताइए क्या स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है? हाँ करता है। करता है ना। स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या बोले? हाँ, T बराबर 2 पाई m बाय K होता है, रूट अंडर T बराबर क्या था? 2 पाई रूट अंडर m बाय K। हाँ, क्या K क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक। ये क्या K क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक। चलिए, हाँ m हो गया मास। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो क्या होता है स्प्रिंग वाला और ये जो सरल लोलक, इसमें अंतर दिया हुआ, ठीक है ना, इसको देख लेना। चलिए, अब आता है फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई n। क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई n, या ओमेगा बराबर 2 पाई बटा t भी होता है। क्या होता है? 2 पाई बटा t। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, या इसी को 2 पाई, अच्छा हाँ, n को 1/t लिखते हैं ना, इसीलिए ओमेगा बराबर क्या होगा? 2 पाई बटा t, 2 पाई बटा t। अच्छा, एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, y बराबर a sin ओमेगा t। क्या होता है? y बराबर a sin ओमेगा t। हाँ, a क्या है? एम्पलीट्यूड। a क्या है? एम्पलीट्यूड। पूछा जाएगा, बताइए y बराबर a sin ओमेगा t किसका समीकरण है? तो सरल आवर्त गति। किसका? सरल आवर्त गति। y बराबर a sin ओमेगा t किसका समीकरण है? सरल आवर्त गति का। सरल आवर्त गति का। बताइए w बराबर क्या होता है? ओमेगा बटा, हाँ सॉरी, w बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा t। w बराबर 2 पाई n या 2 पाई बटा t। w बराबर 2 पाई n या 2 पाई बटा t। w बराबर क्या होता है? 2 पाई n या 2 पाई बटा t।
चलिए ये हो गया ना। या y बराबर साइन ओमेगा टी होता है ना, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, y बराबर क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला याद रखने से क्या होगा, न्यूमेरिकल बनेगा। क्या होगा क्या है इसमें अंतर, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब सरल लोग है एक स्प्रिंग लोग है, इन दोनों में क्या अंतर। देखिए अगर टी में आवर्तकाल में परसेंट बदलाव कीजिएगा ना तो इसका फॉर्मूला है प्लस में वृद्धि कम करना, ये उतना आता नहीं, ठीक है ना, इसको नहीं देखना है इसलिए। तो इस प्रकार हमारा फिजिक्स का जो सरल आवर्त गति है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया खत्म। एक बार रिवाइज करते हैं, बताइए सरल आवर्त गति में त्वरण जो है विस्थापन क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। हाँ लेकिन दिशा क्या होता है, विपरीत होता है, दिशा विपरीत होता है। हाँ बताइए एसएचएम जो करने यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला जो पिंड होता है उसका वेग विस्थापन ग्राफ क्या होता है, परवलयाकार। क्या होता है, परवलयाकार। चलिए अच्छा बताइए क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में है, नहीं है, सरल आवर्त गति में नहीं है। चलिए अच्छा बताइए सरल आवर्त गति में वेग और गति ऊर्जा का मान महत्तम कहाँ पे होता है, बताइए तो। महत्तम कहाँ होता है, मिड पॉइंट कहाँ पे, मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होता है, महत्तम होता है। मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होता है, महत्तम होता है। चलिए हाँ त्वरण विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। जब त्वरण विस्थापन जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए अंत बिंदु पर वेग शून्य होता है। क्या होता है, वेग शून्य। जब वेग शून्य होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, शून्य होगा। अंत बिंदु पर त्वरण महत्तम होता है। त्वरण क्या होता है, महत्तम होता है। जब त्वरण विस्थापन महत्तम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, महत्तम होगा। कोई दिक्कत है। चलिए मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होता है, महत्तम होता है। क्या होता है, महत्तम। यही चीजें ध्यान रखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। और आवर्त काल का ऐसा मात्रा क्या होता है, हाँ आवर्त काल क्या होता है, सेकेंड। आवृत्ति का हर्ट्ज पर सेकेंड या हर्ट्ज, पर सेकेंड या हर्ट्ज। उसके बाद टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। सरल लोलक का जो ये क्या है, आवर्त काल है, इसको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या करता है, पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। क्या कोई दिक्कत। चलिए केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रुकिए 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री में सब पढ़ लिए थे ना, प्रमोशन रचना में पढ़ लिए थे। चलिए प्रमोशन रचना हो गया था, ये सब भी हो गया था। चलिए अच्छा मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अच्छा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना। केमिस्ट्री में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा या मोल संकल्पना पढ़ना। क्या करना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना। चलिए मोल एक संख्या, मोल क्या एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणु या आयन की निश्चित संख्या को क्या करता है, बताता है। क्या करता है, बताता है। अच्छा बताइए मोल क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु हो अणु हो या आयन की संख्या को क्या करता है, बताता है। क्या करता है। चलिए किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणु अणु या आयन की जो संख्या होता है, हाँ 6.022 गुना 10⁻23 या कह सकते हैं एवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, एवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। चलिए यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला सातवां आधारी मात्रा क्या है, ये जो मोल है, मोल जो है ना पदार्थ की मात्रा को दिखाने के लिए सातवां आधारी क्या है, मात्रा है, सातवां आधारी मात्रा। चलिए मोल का अर्थ क्या होता है पता, कलेक्शन करना या इकट्ठा करना या ढेर लगाना। क्या करना, कलेक्शन करना या इकट्ठा करना या ढेर लगाना। चलिए 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु या आयनों का समूह क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल। यानी कि एवोगाद्रो संख्या के बराबर कोई भी परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, उसकी संख्या को क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोल। अब देखिए मोल के लिए एक ही फॉर्मूला है, मोल की संख्या अगर निकालना, क्या करना है, मोल की संख्या निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। यानी मोल की संख्या होता है क्या, मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मोल की संख्या निकालने की जब बात की जाएगा ना तो कौन सा फॉर्मूला लगना पता है, कौन सा, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। चलिए जैसे क्वेश्चन है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। सुनिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, दिया गया द्रव्यमान, यहाँ दिया गया 88। अच्छा आणविक द्रव्यमान कितना 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 88 बटा 44 कितना आ गया, 2 मोल। कितना आएगा, 2 मोल। इसलिए पूछा है, बताइए कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, तो कितना होगा 88 बटा 44 तो कितना मोल होगा, 2 मोल। चलिए हाँ अच्छा हाँ द्रव्यमान किस में ले रहा हमेशा, ग्राम में, द्रव्यमान किस में ले रहा, ग्राम में। फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान।
मतलब जो द्रव्यमान दिया रहेगा और जो उसका अनुभार रहेगा, उन दोनों को बाय कर दिए, क्या निकलेगा? मोल निकलेगा। क्या निकला? मोल। आप देखिए मोल को जो है ना एन पर एन ए या एन जीरो, एन ए या एन जीरो, ये भी पूछा गया। मोल को ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया कि मोल को किससे डिनोट करते हैं? एन पर नीचे ए लगा देना या जीरो लगा देना, क्या करना? जीरो। एन नोट बोल सकते हैं इसको, एन नोट बोल सकते हैं ना। चलिए ये हो गया। अणुओं की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या अणु संख्या कभी ऋणात्मक होता है? नहीं होता है। किसी भी गैस के एक मोल का आयतन, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। किसी भी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। पूछा जाएगा, बताइए किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। चलिए तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। 22.4 लीटर में किसी भी अणुओं की जो संख्या होती है वो कितना होती है? एवोगाद्रो संख्या के बराबर। एवोगाद्रो संख्या के बराबर। चलिए मोल की जो संख्या होती है मोल, अच्छा मोलों संख्या निकालना है जो कब? जब एसटीपी या एनटीपी दिया रहा है, क्या देगा? एसटीपी या एनटीपी पर आयतन दिया रहा है, क्या देगा? आयतन। मोल की संख्या निकालना है। देखिए मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है कि गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर बटे 22.4 लीटर, है ना, भागा देना। वही होगा जो दिया हुआ रहेगा और उस पर 22.4 से क्या करना? भाग करना। क्या करना? भाग करना। अच्छा एनटीपी जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि 8 ग्राम O3 गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 8 ग्राम O3 गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, सुनिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है, पहले मोल निकाले, है ना, 8/48, 8/48, हाँ उसको क्या करें? 22.4 लीटर से गुना कर देंगे। चलिए क्या करें? गुना कर देंगे तो क्या आ गया? मोल की संख्या निकल जाएगा। चलिए अब वो लास्ट फॉर्मूला है, कुल इलेक्ट्रॉन पूछे या प्रोटॉन की संख्या गुना 6.022 गुना 10⁻23, यानी एवोगाद्रो संख्या या पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। इससे भी क्या होता है? मोल निकलता है। जब आयन की संख्या दिया रहेगा या इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा वो उससे मोल निकलने का है फॉर्मूला है। ठीक है ना, मोल समझ में आ गया। अच्छा बताइए एवोगाद्रो संख्या कितना होता है? 23। बोलिए मनीष जी, एवोगाद्रो संख्या कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23, 10⁻23। चलिए कोई दिक्कत है ना। अच्छा मोल कैसे? मोल वाला फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान है आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान है आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान है आणविक द्रव्यमान। चलिए ये हो गया ना मोल। अब है अगला दिन क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे ना। अब हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं? अब हम लोग बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, है ना। साइंस का तीनों पेपर हो जाएगा। चलिए आज बच्चा लोग भी थोड़ा कम है, नहीं आया है, इसीलिए थोड़ा सा आज हम लोग तबीयत खराब हो गया, कोई थोड़ा काम से चले गया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? आज थोड़ा ही पढ़ेंगे ना। चलिए आज हम लोग साइंस का तीनों पेपर पढ़ लेते हैं ना। अच्छा ये सब तो हम लोग सब पढ़ लिए थे, परिसंचरण तरंगी सब सारा चीज़ें पढ़ लिए थे ना। चलिए आज हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? नया चैप्टर। चलिए ये भी हो गया था ना अनुमानशिकी। अच्छा इसको पढ़ना है, अनुमानशिकी को पढ़ लेते हैं नहीं तो, है ना। अच्छा आज हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं? जेनेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? जेनेटिक्स। आज हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाला है? जेनेटिक्स। चलिए जेनेटिक्स को शुरू करते हैं। अच्छा जेनेटिक्स क्या होता है जानते हैं? जेनेटिक्स बदले तो अनुवांशिकी। क्या होता है? अनुवांशिकी, यानी माँ बाप का जो गुण है बाल बच्चे में आ जाना। किसमें आ जाना? बाल बच्चे, यानी संतान में आ जाना। माता पिता का जो गुण है उसका कुछ परसेंट किसमें आ जाना? संतान में। किसमें आ जाना? संतान में। उसी क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। चलिए अनुवांशिकी, इसके अंतर्गत जीवों में होने वाले हेरिडिटी वेराइटी, हेरिडिटी मीन्स होता है अनुवांशिक। क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवाह, है ना। इसी के अध्ययन करते। क्या करते? अध्ययन करते। अच्छा जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किया था? बताइए तो। वाटसन। कौन कहता? वाटसन। पूछा जाएगा, बताइए कि जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन कहता? वाटसन। कौन कहता? वाटसन। जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग वाटसन। जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग वाटसन। चलिए जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन ग्रेगर जॉन मॉर्गन। कौन दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा जेनेटिक्स से संबंधित जो पहला अध्ययन है इनके बारे में सबसे पहली पता जो कौन लगा था? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन लगा था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पूछा जाएगा कि जेनेटिक्स सबसे पहले कौन दिया? वाटसन। कौन दिया? वाटसन। जेनेटिक्स सबसे पहले कौन दिया? वाटसन। अच्छा जेनेटिक का सबसे पहला अध्ययन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक क्या बोलेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूछा जाएगा, बताइए फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अच्छा हो गया ना। अच्छा जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था।
इसके द्वारा जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 1 पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है, जो कि हमसे माता पिता से किसे आते हैं, माता पिता से। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आप पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो क्या होगा, टी.एच. मॉर्गन। हाँ, पूछेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक टी.एच. मॉर्गन। चलिए, मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन द्वारा ये बताया कि फैक्टर डीएनए पर पाया जाने वाला जीन होता है, जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। जीन के ही द्वारा जीव में लक्षण का निर्धारण किसके द्वारा है, जीन के द्वारा। किसके द्वारा, जीन के द्वारा। मतलब माँ बाप का कितना गुण बाल बच्चे में आएगा, है ना। माँ बाप का कितना गुण संतान में, ये कौन डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, जीन पर। किस पर डिपेंड करता है, जीन पर। चलिए, अच्छा, अर्थात जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जोहानसन ने किसने किया, जोहानसन। पूछेगा, बताइए, जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, जोहानसन। किसने किया, जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, जोहानसन। किसने किया, जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, जोहानसन। चलिए, ठीक है, जोहानसन को 1909, अच्छा, जोहानसन ने 1909 में जीन की खोज, कितना में, 9 में। पूछेगा, जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, जोहानसन। किसने किया, जोहानसन ने। कितना ईस्वी में, 1909 में। इसके लिए इसको नोबेल मिला था, क्या मिला था, नोबेल। अच्छा, वाटसन ने 1905 में सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया। जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, वाटसन। किसने किया, वाटसन। चलिए, अच्छा, डीएनए जो है, डीएनए ये आनुवंशिक गुण का क्या होता है, वाहक। पूछा जाता है कि बताइए, आनुवंशिक गुण का वाहक कौन होता है, डीएनए। कौन होता है, डीएनए। आनुवंशिक गुण का वाहक कौन होता है, डीएनए। कौन होता है, डीएनए। चलिए, याद हो गया ना। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा होता है। कितना होता है, आधा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यौन प्रजनन जब होता है, क्या होता है, यौन प्रजनन जब होता है तो उसमें माता पिता का योगदान जीन का कितना होता है, आधा हिस्सा। जीन का कितना होता है, आधा हिस्सा। अब देखिए, अच्छा, बताइए, मटर के पौधे का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, मेंडल। किसने किया, मेंडल। मटर के पौधे पर जो सबसे पहला प्रयोग किया था, कौन किया था, मेंडल। कौन किया था, मेंडल। मेंडल ने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया, मटर के पौधे। किस पर, मटर के। चलिए, अच्छा, पौधे चुनने का कारण क्या था, पता है क्या था, अच्छा, ये पूछा जाएगा, बताइए, मेंडल जो है आखिर पौधा को ही क्यों चुना, अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। ये कारण है पौधा चुनने का कि पौधा का जो जीवन काल वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। इससे जो है इसका रिजल्ट, मान लीजिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट का जो पता है वो 3 से 4 महीने में लग जाता है, इसीलिए उसको क्या किया, प्लांट को ही चुना। चलिए, मटर के पौधे पर विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद थे। मटर के पौधे में क्या थे, विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद थे। अच्छा, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहता है, टिश्यू कल्चर। क्या कहता है, टिश्यू कल्चर। सुनिए, वनस्पति भाग, जैसे कोई प्लांट है ना, उसका भाग का बीज के बजाय कोशिका के अन्य भाग से जो नया पौधा उगाएंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। मतलब ये सोचिए ना कि मतलब बीज से ना पौधा होगा, प्लांट के किसी भी भाग से जब पौधा होगा उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। चलिए, अच्छा, मेंडल ने अध्ययन के लिए गुणों यानी लक्षणों की संख्या कितना निर्धारित कर, 7। वो जो है ना, मेंडल जो है जब मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहा था वो 7 गुण को दिखाया। कितना, 7 गुण। 7 गुण को वो फिक्स किया। उसी गुण को वो क्या कहता था, ऑब्जर्व करता था। क्या कहता था, ऑब्जर्व। चलिए, मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन 2 प्रयोग के आधार पर, कितने प्रयोग, 2 प्रयोग। एक पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको एकल संकरण बोलते। क्या बोलते, एकल संकरण। दूसरा था डायहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा क्या था, डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसको द्विसंकरण बोलते। क्या बोलते हैं, द्विसंकरण। दूसरा क्या होता है, द्विसंकरण। पहला क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण। एकल संकरण। चलिए, अब एकल संकरण देखिए क्या होता है, जब एक ही पौधे के 2 विभिन्न पौधों के बीच का क्रॉस कराया जाता है, इसे एकल संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल संकरण। सुनिए, जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एकल संकरण। क्या बोलते हैं, एकल संकरण। जैसे देखिए, टीटी लंबा पौधा ले लिए, फिर टीटी बौना पौधा लिए, जब दोनों का क्या कहते हैं, अच्छा, टीटी लंबा का टी आएगा, गैमीट क्या आएगा, टी आएगा ना, टी छोटा का टी वाला छोटा आएगा। जब दोनों को क्रॉस कराएगा टी आएगा ना, तो इसमें कैसा 100% टॉल प्लांट आएगा। कैसा आएगा, 100% टॉल प्लांट आएगा। चलिए, अब देखिए, ये जो एकल संकरण है, ये पूछा जाता है कि एकल संकरण में जो फिनोटाइप रेशियो होता है और जीनोटाइप कितना होता है। देखिए, एकल संकरण में जो फिनोटाइप रेशियो होता है, कौन सा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, उसका अनुपात होता है 3:1। कितना होता है, 3:1। और जीनोटाइप रेशियो कितना होता है, 1:2:1।
1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 कितना होता है जीनोटाइप रेशियो? 1 अनुपात 2 अनुपात 1 कितना होता है? 1 अनुपात 2 अनुपात 1। सुनिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 3 अनुपात 1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो होता है कितना होता है? 3 अनुपात 1। लेकिन जीनोटाइप कितना होता है? 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि बताइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, किस क्रॉस में? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो कितना होता है? 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। हाँ, लेकिन जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो कितना होता है? हाँ, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। चलिए, मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए। कितने नियम? 3 नियम। पहला है प्रभाविकता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविकता, जिसको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या पता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए पढ़ते हैं। जीवों में एक ही गुण अनेक प्रकार के स्वरूप, अच्छा, जीवों में एक ही गुण के अनेक प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं, जिन्हें आपस में एलील कहा जाए। क्या कहता है? एलील। जीव में जो है ना एक ही गुण का अलग अलग क्या होता है? स्वरूप, टाइप दिखाई पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं? एलील। क्या कहता है? एलील। वो दूसरे से एक दूसरे थोड़ा बड़ा क्या होता है? मिलते रहता है। क्या होता है? थोड़ा बहुत मिलता है, इसी को एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। मॉर्गन के अनुसार जब विभिन्न प्रकार के एलील एक साथ होते हैं तो उसमें एलील का गुण उभरता है। एलील का गुण क्या होता है? उभरता है। तब कोई एलील का गुण क्या होता है? दब जाता है। क्या होता है? सुनिए, जो प्रभावी होगा वो उभर जाता है ना, उसको जो रिसेसिव होता है वो क्या होता है? दब जाता है। चलिए, जैसे लंबा और बौना का संकरण करता है, क्या होता है? लंबा का गुण उभर जाता है, बौना क्या होता है? दब जाता है। चलिए, दूसरा आता है, अच्छा ये हो गया ना, जिस एलील का गुण उभरता है उसे डोमिनेंट एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस एलील का गुण उभरता है उसको क्या बोले? डोमिनेंट। और जिसका दब जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव। जिसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव। जिस एलील का गुण दब जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव या अप्रभावी गुण। क्या बोलते हैं? या अप्रभावी गुण। जिस एलील का गुण उभरता है उसको डोमिनेंट एलील। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील। जिसका गुण दब जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव एलील। क्या बोलते हैं? रिसेसिव एलील। चलिए, दूसरा है पृथक्करण का नियम। किसका नियम? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए, मेंडल के अनुसार विपरीत स्वरूप वाले एलील एक पीढ़ी में यदि एक साथ हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी में अलग हो जाते हैं। अगली पीढ़ी में क्या होगा? अलग हो जाता है। अच्छा, स्वतंत्र, यही होता है पृथक्करण का नियम। क्या होता है? देखिए, मेंडल क्या कहा? मेंडल के अनुसार विपरीत स्वरूप वाले एलील एक पीढ़ी में यदि साथ होते हैं तो अगली पीढ़ी में क्या होता है? अलग हो जाता है। मान लीजिए विपरीत गुण वाला अगर एलील एक साथ है ना अगली एक पीढ़ी में, तो दूसरा पीढ़ी में वो क्या होता है? अलग हो जाता है। दूसरा पीढ़ी में क्या होता है? अलग हो जाता है। अब तीसरा आता है स्वतंत्र अवरोहण का नियम। क्या होता है? स्वतंत्र अवरोहण का नियम। देखिए, विपरीत एलील पृथक होने के बाद अगली पीढ़ी में किसी एलील के साथ वियोजित हो जाता है ना, हट जाता है। वियोजित होने के लिए इंडिपेंडेंट होता है। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। वो अलग, मतलब अलग पीढ़ी में जाकर के वो क्या होता है? अलग हो जाता है। मतलब अगर नाटा लंबा एक साथ है, वो नाटा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लंबा क्या होगा? अलग हो जाएगा। चलिए, अब आ जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या आता है? डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या आता है? डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरण के लिए 2 लक्षणों को लिया। कितने लक्षणों को लिया? 2 लक्षणों को लिया। पहला पौधों की लंबाई, दूसरा फूलों का रंग। पहला पौधों की लंबाई, दूसरा फूलों का रंग। पूछ सकता है, बताइए डायहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए मेंडल ने कितने लक्षणों को लिया? 2 लक्षण। कितने लक्षण? 2 लक्षण। पहला पौधों की लंबाई, पहला पौधों की लंबाई, दूसरा फूलों का रंग, दूसरा फूलों का रंग। आप देखिए, ठीक है ना। फिर इनको जब क्रॉस कराया, इनको क्या करा? क्रॉस कराया, तो इनसे ये पूछा जाता है, बताइए फिनोटाइप रेशियो कितना होता है और जीनोटाइप रेशियो कितना होता है। देखिए, ये थोड़ा सा जटिल है लेकिन याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक है इसका। जो फिनोटाइप रेशियो होता है, क्या होता है फिनोटाइप रेशियो? उसमें 31 था ना, 31 लिखना, फिर इसको 93 3 से गुना करना। 31 या 93, 31 क्या होता है? 93। इसीलिए इसका होता है, पहले एक बार 31 लिख लेना, फिर इसका क्या करना? 3 गुना 93 लिख देना। इसलिए फिनोटाइप जो रेशियो होता है किसका? द्विसंकरण का, 9:3:3:1। क्या आता है? 9:3:3:1, यानी 93:31। इसका ट्रिक है क्या? 93:31, 93:31। उसको जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? देखिए, दोनों तरफ 121 है। दोनों तरफ क्या है? 121। अब बीच में दुगुना 242, बीच में 242, 121 अनुपात 242 अनुपात 121। यही ध्यान रखना है, दोनों तरफ 121 है, बीच में 242। 121 242 121, 121 242 121। ये जो है ना, ये फिनोटाइप जीनोटाइप क्या करता है? पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए। बताइए डायहाइब्रिड क्रॉस में है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप जो रेशियो हो तो कितना होता है? 93:31, 93:31 है ना। और जीनोटाइप पूछा 121 242 121, 121 242 121। चलिए, अब आता है जीनोटाइप। अब क्या आता है? जीनोटाइप। किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के समूह क्या कहते हैं? जीनोटाइप। किसी भी लक्षण के
निर्धारित करने वाला जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। चलिए क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप। जीनोटाइप के आधार पर जीवों का जो लक्षण उभर जाते हैं, जीनोटाइप के आधार पर जो जीवों का जो लक्षण उभर जाता है, जीवों का जो लक्षण क्या होता है? उभर जाता है, उसको क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। इसे आंखों से देखा जाता है। जो फिनोटाइप होता है उसको क्या कहते हैं? आंखों से देख सकते हैं। जो फिनोटाइप होता है उसको आंखों से देख सकते हैं। क्या आंख से क्या कहते हैं? उसको देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? बोलिए तो। 46। कितना होता है? 46। पूछेगा मनुष्य में कितना क्रोमोसोम? 46। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम? 46। चलिए, ये जो 46 क्रोमोसोम है हम लोग इसको दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। मनुष्य में जो 46 क्रोमोसोम होता है ना, इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। पहला होता है ऑटोसोम। पहला क्या होता है? ऑटोसोम। दूसरा होता है ओलोसोम। क्या होता है? ओलोसोम। या इसी को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलो। ये जो 46 क्रोमोसोम है इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है ऑटोसोम। पहला क्या होता है? ऑटोसोम। दूसरा क्या होता है? ओलोसोम। क्या होता है? ओलोसोम। या इसी को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा बताइए, हमारे मनुष्य के शरीर में कितना ऑटोसोम पाया था? बोलिए तो। 44। कितना? 44। 44 ऑटोसोम पाया था। कितना? 44 ऑटोसोम। ठीक है। ये शरीर के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। जो ऑटोसोम होता है वो क्या होता है? हमारा बॉडी को बनाता है। पूछेगा बताइए, जो ऑटोसोम होता है वो क्या करता है? बॉडी को बनाता है, यानी शरीर का निर्माण करता है। उसके बाद जो ओलोसोम होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो क्या करता है? मनुष्य का लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? मनुष्य के पूछेगा ये क्वेश्चन कि बताइए मनुष्य के लिंग का निर्धारण करने में कौन सा क्रोमोसोम आवश्यक है? ओलोसोम। कौन सा? ओलोसोम। कितना होता है? दो। कितना होता है? दो। कितना होता है? दो। चलिए अब एक चीज आता है, ये बताइए, अगर 44 प्लस एक्स रहेगा तब क्या होगा? क्या होगा? फीमेल। 44 प्लस एक्स रहेगा, क्या होगा? फीमेल। क्या होगा? फीमेल। 44 प्लस एक्स वाई रहेगा, क्या होगा? एक्स वाई रहेगा, तब क्या होगा? मेल। देखिए, जब डिफरेंट क्रोमोसोम मिलेगा ना तो क्या होगा? फीमेल होगा। क्या होगा? सुनिए, डिफरेंट में क्या होगा? मेल। डिफरेंट में क्या होगा? मेल। यानी एक्स वाई रहेगा तो क्या होगा? मेल होगा। 44 प्लस एक्स वाई तब क्या बनेगा? मेल बनेगा। अगर 44 प्लस एक्स रहेगा क्या बनेगा? फीमेल। क्या बनेगा? फीमेल। 44 प्लस एक्स रहेगा क्या बनेगा? फीमेल। और 44 प्लस एक्स वाई रहेगा क्या बनेगा? मेल। क्या बनेगा? कोई दिक्कत? 44 प्लस एक्स रहेगा फीमेल बनेगा, और 44 प्लस एक्स वाई रहेगा क्या बनेगा? मेल। मेल के स्पर्म में कितना क्रोमोसोम होता है? बोलिए। 23। कितना होता है? 23। और फीमेल के क्रोमोसोम कितना होता है? फीमेल के ओवम में 23। जब ये दोनों मिल जाता है कितना होता है? 46। इससे क्या होता है? बच्चे का निर्माण होता है ना? चलिए, बच्चे के लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? बोलिए तो। पिता का। पूछा जाता है कि बताइए बच्चे का लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र उपयोगी होता है? पिता। किसका होता है? पिता का। पूछा जाएगा कि बच्चों के लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र उपयोगी होता है? पिता का। किसका? पिता का। पिता का जो गुणसूत्र है वो बच्चों के लिंग निर्धारण करने में क्या सहायक है? सहायक होता है या उत्तरदायी होता है? क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है ना? क्या बच्चे का जो लिंग है वो माता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। माता के क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना समय हो रहा है राहुल जी? देखिए तो थोड़ा सा। 8-15 हुआ है। 15 हुआ? 8-15 हुआ। क्या करना और पढ़ना है? क्या बोलिए, जैसा होगा पढ़िएगा। तो लूसेंट का हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना? चलिए लूसेंट का थोड़ा सा करते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना? चलिए इसको रखिए तो उधर। चलिए लाइए तो लूसेंट का हिस्ट्री 10-15 मिनट पढ़ लेते हैं ना? आज बच्चे लोग भी नहीं है, वो सबका भी छूट जाएगा नहीं तो, है ना? इसीलिए थोड़ा ही पढ़ लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग, अच्छा इसमें हम लोग आज छोटका टॉपिक पढ़ते हैं, महाजनपद उदय, है ना? इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा बताइए, यहाँ दिया है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद कितना था? 16। पूछा जाएगा कि भारतवर्ष में पूरे कितना महाजनपद था? 16। ये जो प्राचीन काल का जो भारत है वो कितने महाजनपद में बटा था? 16। यानी 16 छोटा छोटा राज्य में क्या हुआ था? बटा हुआ था। 16 को छोटा छोटा राज्य में क्या था? बटा हुआ था। चलिए ये जो जानकारी है किस ग्रंथ से मिलता है? बोलिए तो। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। सुनिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें यह बताता है कि जो पूरा भारतवर्ष है वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। 16 महाजनपद में बटा हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ये जो है क्या बताता है कि पूरे भारतवर्ष में कितना महाजनपद था? 16। कितना महाजनपद था? 16। अब चलिए हम लोग 16 महाजनपद का राजधानी और उसकी अवस्थिति देख लेते हैं ना? कौन सा महाजनपद कहाँ है, किसकी राजधानी कहाँ पे है? चलिए अंग
पहला महाजनपद अंग, पहला कौन है? अंग। अंग का राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। पूछेगा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। कहाँ है? चंपा। दूसरा है मगध। दूसरा कहाँ? मगध। अब देखिए ये जो अंग वाला महाजनपद है ना, ये भागलपुर मुंगेर में आता था। भागलपुर और मुंगेर, हाँ, बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर वाला जो इलाका है वो किस में आता था? अंग में। किस में आता था? अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। चलिए दूसरा महाजनपद मगध। दूसरा क्या है? मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज भी कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं राजगिरी भी मिलेगा, दोनों में जो रहेगा सही है। मगध की राजधानी कहाँ? गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। इसका जो क्षेत्र है पटना और गया, वर्तमान में जो बिहार का पटना और गया वाला इलाका है किसमें आता है? मगध। किसमें आता है? मगध में। वर्तमान में पटना का गया वाला, पटना और गया, पटना और गया वाला जो इलाका है बिहार को किसमें आता है? मगध महाजनपद। किसमें? मगध में। अच्छा बताइए मगध महाजनपद का राजधानी कहाँ है? राजगिरी। हाँ, गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी। चलिए तीसरा आता है काशी। तीसरा क्या आता है? काशी। बताइए काशी जो महाजनपद कौन सा? काशी। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। कहाँ है? काशी का राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। चलिए काशी राजधानी वाराणसी। हाँ, वाराणसी कहाँ? यूपी में। वाराणसी के जो आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? काशी। वाराणसी के जो आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? काशी। चलिए काशी राजधानी वाराणसी। काशी राजधानी वाराणसी। ये सब कहाँ है? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। चलिए चौथा आता है वत्स। चौथा कौन सा है? वत्स। बताइए वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ये जो इलाहाबाद का जो आसपास का इलाहाबाद का जो आसपास का एरिया आता है वो किस में आता है? वत्स में। किस में आता है? वत्स में। इलाहाबाद कहाँ पर? यूपी में है ना। चलिए इलाहाबाद का अभी नाम बदल क्या हो गया? प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज। चलिए पांचवा आता है वज्जी। जो पांचवा क्या आता है? वज्जी। पांचवा क्या आता है? वज्जी। वज्जी। वज्जी की राजधानी पूछे वैशाली या विदेह। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह। वैशाली या विदेह या मिथिला। वज्जी की राजधानी पूछेगा वैशाली भी आ जाता है कहीं कभी ऑप्शन में, मिथिला भी और विदेह भी, तीनों आता है। वज्जी की राजधानी पूछेगा पहला गणतंत्र है। हाँ, वज्जी भी पहला गणतंत्र। ठीक है, वज्जी जो है विश्व का क्या है? पहला गणतंत्र। विश्व का पहला गणतंत्र है। चलिए वज्जी जो है वज्जी की राजधानी वैशाली भी है, विदेह है और मिथिला। वैशाली, विदेह या मिथिला, तीनों नाम आ सकता है। या तो वैशाली आएगा, या तो विदेह आएगा, या तो मिथिला आएगा। चलिए मुजफ्फरपुर और दरभंगा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो इलाका है बिहार का वो किस में आएगा? वज्जी में। किस में आएगा? वज्जी में। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह। वैशाली या विदेह या मिथिला। वैशाली, विदेह या मिथिला। वैशाली, विदेह या मिथिला। किसकी राजधानी है? वज्जी। किसकी राजधानी है? वज्जी के। चलिए छठा महाजनपद है कौशल। छठा कौन सा है? कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी चलिए श्रावस्ती। फैजाबाद जो कि अयोध्या। फैजाबाद कौशल जो है कौशल अभी वर्तमान में फैजाबाद जो अयोध्या है वही इलाका पड़ता है। फैजाबाद का भी नाम क्या हो गया? अयोध्या। फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर देगा? अयोध्या। फैजाबाद का जो नाम था ना उसको बदल के अयोध्या कर देगा। चलिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यूपी का जो फैजाबाद वाला इलाका है, जो अयोध्या वाला इलाका है, उसमें किस में आएगा? कौशल में। चलिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चलिए अगला अवंती। क्या है? अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन या महेशपति। उज्जैन या महेशपति पूछेगा। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशपति। उज्जैन या महेशपति। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशपति। चलिए ये कहाँ था? मालवा, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता? मालवा, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता? मालवा, मध्य प्रदेश। अगला आता है उज्जैन हो गया था। मल। अगला क्या आता है? मल। अगला क्या था? मल। मल की जो राजधानी कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। मल की राजधानी चलिए मल की राजधानी कुशावती। ये देवरिया, गोरखपुर ये सब आता है यूपी का, है ना। यूपी का जो देवरिया, गोरखपुर है वो किस में आएगा? मल में। कौन सा महाजनपद? मल। मल की राजधानी कुशावती या इसी को कुशीनगर ही बोला जाता है ना। क्या बोलता है? कुशीनगर। चलिए नम्मा आता है पंचाल। क्या आता है? पंचाल। नम्मा कौन सा? पंचाल। पंचाल की राजधानी पूछे अहिच्छत्र या काम्पिल। अहिच्छत्र या काम्पिल। अहिच्छत्र या काम्पिल। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल। चलिए पंचाल की जो राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल है। अच्छा बरेली यूपी का जो बरेली वाला इलाका, यूपी का अच्छा यूपी का जो बरेली वाला इलाका किस में आएगा? पंचाल या पंचाल में। किस में आएगा? पंचाल में। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या
कंपिल, आज चल रही है। अगला आता है सेदी, अगला क्या आता है चेदी, अगला क्या आता है चेदी। चेदी की राजधानी पूछेगा शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी चेदी की राजधानी शक्तिमती। चलिए चेदी जो शक्तिमती है बुंदेलखंड में, कहाँ बुंदेलखंड, कहाँ पे यूपी का जो बुंदेलखंड वाला इलाका, यूपी का बुंदेलखंड वाला, यूपी का बुंदेलखंड वाला इलाका। चलिए अगला आता है कुरु, अगला क्या आता है कुरु। कुरु की राजधानी पूछेगा इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। देखिए ये जो कुरु है, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और मेरठ, दिल्ली मेरठ या हरियाणा, दिल्ली हो मेरठ या हरियाणा, इनका जो इलाका आता था उस वो किस में आता था, कुरु में। किस में आता था, कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अगला आता मत्स्य, अगला क्या था मत्स्य, अगला क्या था मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराटनगर कहाँ पड़ता है जानते कहाँ था, नेपाल वाला नहीं है, ये राजस्थान वाला, कहाँ है राजस्थान, राजस्थान वाला। ये जो मत्स्य वाला विराटनगर है ना, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ये जो विराटनगर है, कौन सा विराटनगर, ये अलवर, जयपुर, भरतपुर जो राजस्थान का आसपास का क्षेत्र है वो किसमें आता है, विराटनगर में। चलिए 13वां महाजनपद आता है कंबोज, 13वां कौन सा कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। ये विदेश में पड़ता है, कहाँ नेपाल में, कहाँ पे नेपाल में, कहाँ पे नेपाल। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। हाटक कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, कहाँ पड़ता है पाकिस्तान नहीं, कंबोज जो है कंबोज हाटक ये पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है पाकिस्तान वाला इलाका, वहाँ ऊपर में पीओके वाला साइड में। चलिए अगला आता है सूरसेन, अगला क्या आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। चलिए सूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। अच्छा अगला आता है अस्मक, अगला क्या आता है अस्मक, 15 नंबर अस्मक, 15 नंबर का महाजनपद कौन सा है, अस्मक, कौन सा है अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या, पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, जो कि गोदावरी नदी के क्षेत्र में आता है। कहाँ पे गोदावरी, कहाँ पे गोदावरी। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, बताइए कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, वही अस्मक है, कौन सा अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अस्मक, कौन सा है अस्मक। कौन नदी तट पर है, गोदावरी, कौन सी नदी गोदावरी। चलिए अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। अगला आता है गांधार, अगला क्या आता है गांधार, अगला क्या आता है गांधार। चलिए गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। चलिए गांधार की राजधानी तक्षशिला। देखिए ये तो तक्षशिला ये भी पाकिस्तान में आता, कहाँ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी और पेशावर वाला जो इलाका है, पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर वाला इलाका, कौन सा रावलपिंडी और पेशावर वाला। पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर वाला जो इलाका वो कहाँ आता है, तक्षशिला में। किसमें आता है, तक्षशिला। अच्छा गांधार में, गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। इस प्रकार हमारा कितना महाजनपद 16। साथियों आप लोगों को भी कल क्या करना है, ये 16 महाजनपद का राजधानी उसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है ये भी पूछ सकता है, इसको रट के आना है ना। अच्छा रिवाइज कीजिए, बताइए बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र अनुसार भारत में कुल कितना महाजनपद था, 16। कितना महाजनपद था, 16। अच्छा बताइए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अस्मक, कौन सा है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, गोदावरी, कौन सी नदी गोदावरी। अच्छा बताइएगा एकमात्र ऐसा महाजनपद जिस पर क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, क्या था गणतंत्र, कौन सा था वज्जी, कौन सा वज्जी। वज्जी जो महाजनपद है उस पर क्या था, गणतंत्र व्यवस्था, कैसा था गणतंत्र मीन्स क्या हुआ, जनता का शासन। वहां पे सदियों से जनता का शासन क्या था, जनता का शासन। इसीलिए सबसे पहला जो गणतंत्र वाला देश वो कौन है, भारत है ना, क्योंकि वज्जी वैशाली से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए सबसे पहला गणतंत्र वाला देश कौन सा है, भारत। कोई दिक्कत है। चलिए उसके बाद बताइए पाकिस्तान में 2 महाजनपद है, कौन कौन सब है, पहला है कंबोज, पहला कौन है कंबोज, दूसरा गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला। इनको क्या करना, याद करके आना, क्या करना याद करना। साथियों आज का जो हमारा लोग का ग्रुप डिस्कशन है यही तक समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, फिर हम लोग कल से क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है चलिए, ठीक है अपना ख्याल रखिएगा, कर दीजिए।